नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 31 मई और आज से कुछ करंट अफेयर्स पर हम लोग आगे चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोग नोट्स कर सकते हैं। आगे हम लोग वीडियो पर बढ़े, लेकिन उसके पहले एक भूल सुधार है। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि वीर सावरकर को मैंने पढ़ाया था और वहां पर दरअसल क्या हुआ था, 1996 जो उनका निधन था वो 1996 लिख गया था। ठीक है, क्या 1996 लिख गया था। ये दरअसल क्या होगा, ये उनके देहांत जो है ये गलत लिख गया था, मिस टाइप हो गया था, मिस प्रिंट हो गया था एक तरीके से। तो आप यहां पर लिख लीजिए 1966। ठीक है, ये निधन जो है सावरकर जी का यहां पर हुआ था। ठीक है, निधन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। 1996 नहीं होगा, 1966 होगा निधन। ठीक है, आप लोग कोई बात दिल पे एकदम से ले लेते हो। कई बार कमेंट आता है, सर आप गलत पढ़ा दिए सर। अरे कोई गलत नहीं पढ़ाता है भाई साहब। कई बार क्या होता है, टाइपिंग में क्या होती है, मिस्टेक हो जाती है, कई बार रह जाता है ना। तो इतने तो आप बुद्धिमान हैं कि आप चीजों को जो है नोट करें। फिर भी क्षमा प्रार्थी कि अगर ऐसी त्रुटि हो जाती है तो गलती मेरी ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गलत लिख गया, आप डेफिनेटली आप मुझसे बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आप मुझसे गलती बता सकते हैं अपनी। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा 1966 निधन की जगह पर वीर सावरकर जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक है, मिसप्रिंट, मिसटाइप, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, चलिए आइए आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले करते हैं हम लोग रिवीजन, थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए। कल हमने पढ़ा था कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 264 मिलियन टन से अधिक था। भारत के टॉप शहरों में डेटा सेंटर बाजार की क्षमता 2030 तक 4500 मेगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे अगले 5-6 वर्षों में 20 से 25 बिलियन डॉलर तक का निवेश आकर्षित होगा। तो ये सारे डेटा हमने कल आपको समझाए थे। और 28 मई को वीर सावरकर का क्या होता है, जयंती मनाई जाती है। और यहां देखो मैंने निधन क्या करें, सही कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या निधन क्या है, 1966 होगा। कल यहां पर क्या हो गया था, ये 1996 हो गया था, है ना। ये नहीं होगा, ये होगा सही, एग्जैक्टली। ठीक है, और बाकी मित्र मेला नाम से उन्होंने संगठन बनाया जो बाद में अभिनव भारत बना। कल मैंने इसको आपको पढ़ाया था। पेराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालसियोस 2 से 4 जून तक जो है भारत की राष्ट्र के दौरा पर होंगे। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहला पैंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर 50% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने की बात कही है। तो ये सारे पॉइंट आप एग्जाम के लिए बड़े जरूरी हैं और कल हमने आपको इसको बताया था। अब आगे आइए आते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में सहायक होता है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग प्लीज उत्तर जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है जो मैं प्रश्न पूछूं वही उत्तर आप एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना, वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए। विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस हर साल दरअसल 24 मई को यह मनाया जाता है और इस बार भी 24 मई को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। और इस दिन का उद्देश्य क्या है, सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मानसिक बीमारी है, मेंटल डिजीज है अपने आप में। इसमें थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता पर क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अपने आप में ना। मानसिक बीमारी है अपने आप में, हो गए। और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना तथा प्रभावित लोगों को सहानुभूति और समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए दरअसल इस दिवस को मनाया जाता है। और थीम जो है इसकी क्या है, थीम है इसकी, थीम है लेबल पर पुनर्विचार करें, कहानी को पुनः प्राप्त करें, है ना। ये क्या है, थीम है इस बार की। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये जो आपका सिजोफ्रेनिया जागरूकता का प्रतीक सिल्वर रिबन है, जो अस्पष्टता, शक्ति और इस स्थिति से जुड़े कलंक और भेदभाव के खिलाफ वैश्विक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है सिजोफ्रेनिया, आइए देखते हैं इसको। तो सिजोफ्रेनिया एक जटिल मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। सोचने समझने की क्षमता इस पर इंपैक्ट पड़ता है ना, तो इसलिए अलग इसमें होता है, अलग चीजें होती हैं। लक्षणों की अगर बात करें तो मति भ्रम होता है, हेलुसिनेशंस होता है, इसमें भ्रांतियां होती हैं, इसमें असंगठित सोच और सामाजिक वापसी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यह एक दीर्घकालिक स्थिति है, लेकिन उचित उपचार और समर्थन के साथ कई लोग इसमें सार्थक जीवन जी सकते हैं।
यानी कि है तो एक खतरनाक बीमारी अपने आप में, लेकिन अगर इसका इलाज सही से किया जाए, इसके पेशेंट के साथ सही से ट्रीट किया जाए तो इससे जीवन आगे बढ़े से चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो सीजोफ्रेनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन क्या है सही है, आपको इसको क्या करना है बताना है। प्लीज आप लोग बताइए कि क्या इसका क्या होगा। तो विश्व सीजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस के हर साल जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या ये पॉइंट सही है? सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही नहीं सही है, क्योंकि ये क्या होता है आप देखिएगा, ये मनाया जाता है कब, 24 मई को। ठीक, बस ये हो गया आपका रॉन्ग। दूसरा, सीजोफ्रेनिया एक जटिल मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, 2025 की जो थीम है क्या है, लेबल पर पुनर्विचार करें, कहानी को पुनः प्राप्त करें, है ना, रीथिंक द लेबल, रिक्लेम द स्टोरी, ये इस बार की थीम है। बिल्कुल सही बात है। रॉन्ग केवल एक यही है, तो कूट में अगर आप देखेंगे तो केवल एक यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष का दरअसल कार्यकाल 1 साल तक के लिए यानी कि मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर समीर वी कामत हैं, वर्तमान में अध्यक्ष है। इन्हीं का कार्यकाल दरअसल 1 साल तक के लिए क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि मई 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल को मई 2026 तक के लिए यानी कि 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ के बारे में और इसरो के बारे में, उनके अध्यक्ष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में मिसलेनियस के सेक्शन में आपको इससे पूछ लेता है प्रश्न। ठीक है, उनका यह दूसरा सेवा विस्तार है, किसका, डॉक्टर समीर वी कामत। यह पहला विस्तार उनका मई 2024 में दिया गया था, है ना, और अब दूसरा विस्तार इनको दिया रहा है 2025 में दिया जा रहा है। अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ठीक है, के सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। कब, 2022 में। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से जो है मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से मटेरियल साइंस में पीएचडी शामिल है। और उन्होंने 1989 में डीआरडीओ में शामिल होकर विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया था। आपके सगे संबंधियों में से कोई ना कोई डेफिनेटली जो है आईआईटी खड़गपुर में होगा। एक अच्छा संस्थान है, आप लोग प्लस 2 के बाद अगर चाहें तो आप आईआईटी से अपने चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक वगैरह। ठीक है, चलिए, डीआरडीओ के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आरओ के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, डीआरडीओ का, इसरो का, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। स्थापना इसकी 1958 में होती है और मुख्यालय डीआरडीओ का नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, चलिए, कार्य वगैरह डीआरडीओ के जानते होंगे। फिलहाल अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत है। कार्यकारी जो मंत्रालय इसका होता है वो रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री होता है। ठीक है, कार्य रक्षा प्रणालियों का विकास करना, रक्षा तकनीक का अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप सहयोग, निजी कंपनियों और स्टार्टअप के साथ में साझेदारी, ये सब इसके प्रमुख कार्य होते हैं। ठीक है, नए नए हथियारों का निर्माण करना और बाकी कई अन्य प्रमुख कार्य जो है इसके होते हैं, किसके, डीआरडीओ के। ठीक है, चलिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कितना आसान सा है ये, 1 वर्ष तक के लिए, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर, बस हो गया। चलिए, विश्व फुटबॉल दिवस प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा, पॉइंट आपके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात विश्व फुटबॉल दिवस 2025 की करते हैं, उसकी थीम की, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, थीम क्या है, एक साथ हम मजबूत है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ये इस वर्ष की क्या है, थीम है, यानी कि विषय है। और थीम पर प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा था, मैंने कई बार कहा है, थीम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी में फीफा वर्ल्ड कप होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड विश्व कप से भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फीफा विश्व कप, है ना। चलिए, 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक खेलों में पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। यह पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें हर महाद्वीप के देश शामिल हुए थे। इस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को ही विश्व फुटबॉल दिवस की घोषणा की थी अपने आप में। ठीक है, चलिए, तो आप बताओ कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका डी ऑप्शन, यानी कि 25 मई को हर साल, याद रहेगा। चलिए, भारतीय सेना का पहला एफएम रेडियो स्टेशन, आप जानते होंगे अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला एफएम रेडियो स्थापित किया है। कहां पर किया है, उत्तराखंड में किया है। और उत्तराखंड में कहां पर किया, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थानिक होगा। हमारे परम मित्र वहां पर रहते हैं, जीआईसी में लेक्चरर हैं वो। ठीक है, तो जो है
वहां पर जो है ये एफएम रेडियो स्थापित किया गया। 12 किलोमीटर तक की रेंज होगी। आप कहेंगे सर सेना को क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने अपना एफएम रेडियो लॉन्च कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य दरअसल यह है कि सेना चाहती है कि जो भी लोग जो दूर दराज रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनसे, उन नागरिकों से हमारा जो है क्या हो, कांटेक्ट बना रहे, हमारा आपसी सहयोग बना रहे। इसके लिए उस एफएम का इस्तेमाल किया गया है ना। और यह पहल ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू की गई है। ऑपरेशन सद्भावना, सद्भावना का संबंध किससे है? जो वहां के नागरिक है पहाड़ी के, उनसे आपसी तालमेल बना रहे, सद्भावना आपसी बनी रहे। इसी के लिए इसी ऑपरेशन यानी कि इसी ऑपरेशन सद्भावना के तहत ही जो है वहां पर रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, ये देखो लिखा भी यहाँ पर कि उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सेना और स्थानीय समुदायों के बीच में सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देना। अगर सीमावर्ती के गांव, वहां के लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो घुसपैठ हो सकती है ना। लेकिन अगर सीमा क्षेत्रीय जो गांव होंगे, वहां के लोग होंगे, अगर सेना के साथ उनका सामंजस्य अच्छा है तो चीजें हमारे फेवर में रहती हैं। ठीक है, स्थान क्या है? पिथौरागढ़ में इसको किया गया है। ठीक है, चलिए डेट याद रखिएगा 23 मई को। फ्रीक्वेंसी की बात करें कि भाई एफएम पर किस फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगा हमको, तो 88.4 मेगाहर्ट्ज पर जो है आप जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना की बातों को वहां से सुन सकते हैं। प्रसारण जो क्षेत्र होगा लगभग 12 किलोमीटर का एरिया, यानी कि जहां पर इसको स्थापित किया गया है आसपास के 12 किलोमीटर तक का एरिया इसको कवर करेगा। संचालन स्थान जो है भारतीय सेना की पंचसूल ब्रिगेड के आर्मी पब्लिक स्कूल से इसका संचालन किया जाएगा। उद्घाटन किन्होंने किया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिंग सेन गुप्ता जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ऑपरेशन सद्भाव क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। तो ऑपरेशन सद्भाव या सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना की एक दीर्घकालिक पहल है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के साथ सकारात्मक संबंधों को स्थापित करना। बस यही इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत एफएम रेडियो की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए बाकी इस पहल के तहत सेना विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को साथ में जुड़ाव रखती है, अपना में रखेगी, है ना। चलिए हाल ही में कहां पर जो है भारतीय सेना ने अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, देहरादून नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, ये होगा पिथौरागढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चलिए एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से हटने की घोषणा कर दी है। भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति तो हर बार इसमें छाए रहते हैं, कुछ ना कुछ एक कांड करते रहते हैं और कुछ ना कुछ जो है गतिविधियां वहां पर चलती रहती हैं। तो अभी आप जानते होंगे कि एलन मस्क उनकी टीम में शामिल थे और अब उन्होंने कहा कि भैया हम इनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से हटने की घोषणा की है, जिससे सरकारी दक्षता विभाग के साथ विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख कौन हैं? एलन मस्क हैं। ठीक है, तो टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख और अरबपति उद्यमी एलन मस्क को संघीय नौकरशाही को सुव्यवस्थित करने और बेकार सरकारी खर्च को कम करने के प्रयासों का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उनको एक काम सही नहीं लगा और फाइनली वो इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताओ कि हाल ही में किसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से हटने की घोषणा कर दी है, तो वो कौन है? वो है भैया आपके कौन? एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बी लिख गया इसमें ना, ये ए होगा, एलन मस्क होगा, ये क्या होगा? ए होगा, ए कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, यह भी चर्चाओं में रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस जो है हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस दिन का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के शांति रक्षकों द्वारा विश्व शांति बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों को सम्मान देना और उनकी बहादुरी या बलिदान को याद करना होता है, इसी जो है अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में। 2025 की जो थीम है क्या है? शांति स्थापना का भविष्य, इस बार की क्या है? थीम है अपने आप में। ठीक है, यह तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 29 मई 1948 यानी 29 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र का पहला शांति मिशन यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रूज सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, जो फिलिस्तीन में तैनात किया गया था। तो इस वजह से इसको मनाया जाता है। बस छोटे छोटे पॉइंट है आज के, कोई बहुत बड़े पॉइंट नहीं जो मैं आपको बहुत समझाऊं, आपको फैक्चुअल डेटा है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? अभी देखो हमने आपको बताया कब, ये देखो 29 मई है ना। तो बस कहां पर 29 मई? यहां पर डी ऑप्शन इज द राइट।
सॉरी 29 मई है ना, 29 मई होगा, बस जगह सही। और इसमें क्या गलती हो गई थी लास्ट वाले में, एलन मस्क होगा, है ना, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, आप जानते होंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। 29 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसमें यह बात सामने रखी गई भैया कि वर्तमान में जो साहित्य बन रहे हैं उनका क्या भविष्य है और कितना साहित्य में बदलाव आया है। आप लोग जानते होंगे साहित्य समाज की आईना होता है। साहित्य पर यानी कि लिटरेचर पर आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न भी पूछने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। साहित्य पर प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिलते हैं और साहित्य पर प्रश्न जो है आप कहां पर, आपके जो है निबंध वाले सेक्शन में भी देखने को मिलते हैं। तो साहित्य यानी कि लिटरेचर के टॉपिक को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट कोटेशन भी नोट कर लीजिएगा। यह सम्मेलन कितना बदल चुका है साहित्य शीर्षक से आयोजित किया गया था। भाई सिंपल सी बात है, पहले के साहित्य में और अब के साहित्य में जमीन आसमान का अंतर मुझे तो दिखाई देता है, आपको दिखाई देता नहीं देखा था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज के साहित्य और पहले के साहित्य में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो सम्मेलन का समापन देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के गाथा के साथ हुआ। तो यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये देखो 29 मई, कहां पर है, ए ऑप्शन में है, तो बस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट ये अभी आयोजित होने वाला है, आप जानते होंगे। और इसके लिए भारतीय जो सेना की टुकड़ी जो है भारत मंगोलिया, क्या भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में, संस्करण कौन सा है, 17वां है, में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। यह अभ्यास कब से चलेगा, 31 मई से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 31 मई से लेकर के 13 जून 2025 तक ये उलन बटार मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और उलान बटार कहां की राजधानी है, आप जानते होंगे। आगे, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला क्या है, वार्षिक कार्यक्रम है। यानी कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, किसके मध्य में, भारत और मंगोलिया के मध्य में, हर साल, है ना। यानी कि 2-2 साल पर हर साल आयोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये डेट भी आपको याद रखनी है। कई बार क्या होता है, डेट पूछ लेता है, ये डेट आपकी, ये वाली डेट, और ये जो 17वां संस्करण लिखा है, ये 17वां संस्करण, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा संस्करण था, 17 संस्करण था, ठीक है। आगे, इसी अभ्यास का जो अंतिम संस्करण था वो 2024 में किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं हर साल होता है, तो 25 में अभी हो रहा है, तो सिंपल सी बात है 24 में हुआ होगा। तो 24 में कहां पर होता, 24 में हुआ था उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ था। तो बारी बारी से आयोजित हुआ था, है ना। तो अगर 2024 में भारत में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था, तो सिंपल सी बात है कि अब अगला सेशन किसका नंबर होगा, मंगोलिया का होगा। तो इस बार कहां पर हो रहा है, मंगोलिया में हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के तहत अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक अभियानों में संयुक्त कार्यबल का उपयोग करते हुए दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचार क्षमता को बढ़ावा देना है। बस हो गया। अब आप बताइए, अब आप इस प्रश्न का उत्तर खुद बताइए, देखते हैं कि आप लोग इसको बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, बस ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताओ भाई साहब, क्या होगा इसका उत्तर, बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा आज, ठीक है। देखते हैं कितना आप सही बताते हो। बताइए बाबूजी लोग, इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। ये गलत है आपका। आप कहेंगे सर क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम नहीं, ये क्या है, 1 वर्षीय कार्यक्रम है, यानी कि हर साल मनाया जाता है। तो बस यही कथन गलत है। ये वाला कथन क्या है, सही है। रॉन्ग पूछा आपसे कौन सही नहीं है, तो बस यही नहीं सही है, बस। तो यानी कि केवल 1, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अब आपके सामने एक अभ्यास प्रश्न है कि बताओ स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, CH4 यानी कि मीथेन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये खतरनाक जो है ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। ये CH4 यानी कि मीथेन और CO2 दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ग्रीन हाउस इंपैक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ग्रीन हाउस जो है गैस ज्यादा हानिकारक होती है, ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछता है। तो मैं टास्क देता हूं कि आप लोग क्या काम करिएगा, 2 चीज पढ़ लीजिएगा जी। क्या टास्क आपका है, पहला टास्क होमवर्क है आपका, ये टास्क है।
ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण, ठीक है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में खूब पूछा है, ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा आज ही, ये आपका क्या टास्क है, होमवर्क है आपका, ठीक है। और बाकी इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, प्लीज आप लोग उत्तर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है कि यही प्रश्न आप एग्जाम में पूछ ले। अब आप नहीं बता पाइएगा, नहीं दिखे तो वहां पर गोलगप्पे से जीवन बन जाएगा, आपका हो जाएगा मुंह, है ना। तो इसलिए उत्तर प्लीज दिया करिए, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और भावुक मत हो जाए, कभी कई बार अगर यहां पर मिस टाइप हो जाए तो आप एकदम भावुक मत हो जाए कि सर गलत पढ़ा दिया आपने। अरे गलत क्यों पढ़ाएगा आपको, ठीक है। दिल पे मत लिया करिए आप लोग, ठीक है। आराम से क्या करिए, कोई दिक्कत राकेत, आप गलती स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसको मैं सही करवा देता हूं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। मैंने कल एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है, कि आपको प्लस 2 के बाद तैयारी कैसे करनी है, बाकी तैयारी कैसे करनी है। तो आपने कल इस वीडियो को पूरा देखा होगा। ये इंटीग्रेटेड हमारा कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं। इसमें आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी बाहरी कोर्स को ज्वाइन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। तो आप चाहें तो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी साथ में कराई जाएगी, पीवाईक्यू सारे कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज कराई जाएगी प्री प्लस मेंस की, एंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, पर्सनली मेंटरशिप गाइडेंस आपको दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। तो इसके लिए आप चाहें तो 8604409209 पर आप पीसीएस लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कॉल कर दी जाएगी, ठीक है। और बाकी कोई इशू होता है तो सीधे आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इसमें जो है फीस भी हम लोग वापस कर देते हैं, अगर आप लोग जो है अगर आपका सिलेक्शन अगर इंटरव्यू में हो जाता है तो, ठीक है। चलिए, मतलब मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो। बाकी डिटेल्स के लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप इस पर इस नंबर के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपके सामने एक प्रश्न है कि इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, बाल गंगाधर तिलक जी पर और सुभाष चंद्र बोस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना, टिप्पणी लिखनी है। आप लोग इसको लिखिएगा और यहां पर प्री प्लस मेंस दोनों में क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।